प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर दूसरी सबसे बड़ी बहस चली। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में 16 घंटे तक बहस चली है। उन्होंने कहा कि 75 साल से देखा जाए तो ये दूसरा मामला है जिस पर इतने लंबे समय तक कोई बहस चली है। ये भारत के लोकतंत्र का परिचायक है। वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है। इस पर आपके नेटवर्क ने भी काफी चर्चा की है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। आप सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खात्मा नहीं दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। साथियों, तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट भारत की सोशल जस्टिस की मूल अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया। और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी।
सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। और इस दौरान आपको बताएं कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि हिंसा की आग में सबसे ज्यादा देश का युवा ही झुलसा है। कई पीढ़ी बम, बंदूक, पत्थरबाजी में खप गई। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ हालात बदल दिए। अब जम्मू कश्मीर का युवा विकास से जुड़ा हुआ है। थी चित्त चेथा भय शून्य, उच्च जेथा शीर, where the mind is without fear and the head is held high। लेकिन दशकों तक भारत में डर का, भय का, आतंक का माहौल बढ़ता ही गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को ही हुआ। हिंसा, अलगाव, आतंकी आग में सबसे ज्यादा देश का युवा ही झुलसा है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक युवाओं की अनेक पीढ़ियां बम, बंदूक और पत्थरबाजी में खप गई। लेकिन दशकों तक देश पर शासन करने वाले इस आग को बुझाने का साहस नहीं दिखा पाए। हमारी सरकार की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और संवेदनशीलता के चलते आज वहां हालत बदले हैं। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान विकास से जुड़ चुका है। और अब जानिए कि पीएम मोदी ने कहा है कि हमने पॉलिसी से पॉसिबिलिटी की राह खोली है। मोदी ने कहा है कि इनकम टैक्स पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा यंग प्रोफेशनल्स को मिल रहा है। एजुकेशन के एक्सपेंशन से इनोवेशन का एक्सेलरेशन किया जा रहा है। देश के हर कोने में इनोवेशन का दीप जलेगा। हमने पॉलिसीज से पॉसिबिलिटीज की राह खोली है। 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स, थैंक यू। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है। मेडिकल की 10,000 नई सीटें, आईआईटी में 6,500 नई सीटें,
यानी एजुकेशन का एक्सपांशन, इनोवेशन का एक्सेलरेशन। 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी अब देश के हर कोने में इनोवेशन का दीप जलेगा और एक दीप से जले दीप अनेक। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। संभल की खबर जानिए, जहां की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब इस बार एएसआई के जरिए भेजे गए नए साइन बोर्ड के चलते चर्चा में है। एएसआई के साइन बोर्ड में मस्जिद को उसके सामान्य नाम की बजाय अब जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। वहीं मौलाना का कहना है कि नाम कोई भी रहे, मस्जिद तो मस्जिद ही रहेगी। रिपोर्ट देखें। संभल में शाही जामा मस्जिद पर जारी विवाद के बीच मस्जिद का नाम बदला गया है। संभल के शाही जामा मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद रख दिया गया है। एएसआई ने जुमा मस्जिद के नाम का बोर्ड भेजा है। फिलहाल सत्यव्रत चौकी में बोर्ड को रखा गया है। अब ये जो जामा मस्जिद है, ये जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, एएसआई कह रहे हैं। इसके संरक्षण में ये पूरा स्ट्रक्चर है। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने संभल में शाही जामा का नाम बदलने पर कहा कि नाम बदलने से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मस्जिद है और भविष्य में भी मस्जिद रहेगी। एएसआई यानी महकमा आसार कदीमा में जो दर्ज है और नगर पालिका का जो राजस्व रिकॉर्ड है, खसरा खतौनी, बही खाता वगैरह में जितना भी रिकॉर्ड है वो जुमा मस्जिद के नाम से दर्ज है। इसीलिए एएसआई ने जुमा मस्जिद का बोर्ड लगा दिया और ये नाम लिख दिया। मगर जुमा मस्जिद बोलें या जामा मस्जिद बोलें, उससे उसकी मस्जिदियत पर, मस्जिद होने पर कोई फर्क नहीं आता। संभल की मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हरि मंदिर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।